नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अपन पिछले 3-4 वीडियो से लगातार द्वितीय श्रेणी परीक्षा में जो पॉलिटी के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो 2 वीडियो पीछे हो चुके हैं। आज और मैं एक 25 प्रश्नों का जो है वो वीडियो लेकर आया हूं। ये लगातार जारी रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अपन 700-800 प्रश्नों को हल करेंगे और निश्चित तौर पर पॉलिटी का फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा वेटेज होता है। उसके बाद यदि कोई बच्चा सामाजिक से तैयारी करता है तो उसमें भी पॉलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो 20 से 22 प्रश्न जो पॉलिटी के पूछे जाते हैं वो इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। निश्चित तौर पर जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो लाभदायक होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी इसका लाभ मिलता रहे। मैं बिना देर किए हुए पहले प्रश्न पर चलता हूं। आज वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पूर्व परीक्षा में आएंगे। 2 वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। आज भी इसी दौर को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? देखिए, जो राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 36 में भी जो है वो राज्य को परिभाषित किया गया है। हालांकि इसमें 36 नंबर अनुच्छेद है ही नहीं, इसमें 13, 14 और 32 है। ये 32 भी आप याद रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को कितना महत्वपूर्ण माना गया है इसका पता आप बाबा साहब अंबेडकर के कथन से लगा सकते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, परंतु जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संविधान की आत्मा कहा है। परंतु यहां प्रश्न था कि राज्य को किस में परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके कौन से अनुच्छेद में उन्हें शामिल किया गया है, अनुसूची 2 में उन्हें दिया गया है। मिलाने की कोशिश करते हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 नंबर तक अनुच्छेद में है। तो 14 से 18 यानी 1 के नीचे होना चाहिए C ये। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, तो 2 के नीचे होना चाहिए A। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये है 29 और 30 में। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी अपन ने पढ़ा था कि ये अनुच्छेद 32 में है। तो उत्तर क्या होना चाहिए? 1 के नीचे C, तो 1 के नीचे C ये रहा, 2 के नीचे A सही है, 3 के नीचे D और 4 के नीचे जो है वो B होना चाहिए। तो अपना उत्तर होगा A ये। निश्चित तौर पर 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान से जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। मूल अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी अगर आपको जाननी है तो 2 वीडियो मेरे डाले हुए हैं, आप वहां जाकर इनको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं, यानी संविधान में कहां मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 थी। बच्चे क्या करते हैं कि 10 उत्तर कर देते हैं, जबकि उत्तर उनमें से कोई नहीं होता है उसका, लेकिन बच्चे 10 कर देते हैं। एक्चुअल में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि भाई मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उन सिफारिशों को मानते हुए 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। लेकिन प्रश्न अभी यही उठता है कि इन्हें शामिल कहां किया गया था, तो इन्हें शामिल किया गया है
भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में आपको ये 4A भी मिल सकता है और ये 51A भी आपको मिल सकता है। देखिए बड़ा ए मिलेगा कैपिटल ए, क्योंकि मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो आपको हमेशा शॉर्ट लेटर में मिलेंगे और उसके बाद जो अनुच्छेद जोड़े गए वो हमेशा कैपिटल लेटर में जोड़े जाते हैं। तो कैपिटल लेटर यदि आता है तो आप समझ लेना कि उसे किसी ना किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो चाहे 4A कह दीजिए, चाहे अनुच्छेद 51A या क, आप जो कहना चाहे कह दीजिए, इन्हें संविधान में जो शामिल है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मूल संविधान में थे नहीं, कहां से लिए गए? सोवियत संघ से लिए गए। वर्तमान में इस सोवियत संघ को रूस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अपने को सही कथन छांटने हैं और उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, इतना कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो सभी में तो मनोनीत आते हैं, तो ये कथन तो हो गया असत्य, ये तो सही नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह सत्य है। यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। उसके निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सत्य है, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और चौथा पढ़ते हैं। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान लागू होते हैं। बिल्कुल 100% सत्य है। अनुपातिक जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है और गुप्त मतदान द्वारा इनका मतदान होता है। अब देखिए, गुप्त और खुला मतदान क्या होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका मतदान खुला प्रणाली द्वारा होता है, यानी वोट दिखाना पड़ता है। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अपन यहां आते हैं। सत्य कितने हैं? देखो, 2 नंबर सत्य है, 3 नंबर सत्य है, 4 नंबर सत्य है, 1 नंबर नहीं है। तो 2, 3 और 4 वाला ऑप्शन देखते हैं। तो ये उत्तर सही हो गया अपने। तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही हो गया। ये तीनों कथन सत्य है और ऊपर वाला कथन असत्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तदर्थ का मतलब क्या होता है? तदर्थ का मतलब अस्थायी होता है। जब एक बार जरूरत के हिसाब से न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है तो उच्चतम न्यायालय के सीजीआई की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के तहत जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 127 में जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है। तो 127 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है। 125 में यदि देखें तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तय कौन करता है? संसद करती है। लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि इन न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को कम कर सके, ऐसा प्रावधान जो है वो इनके पास होता नहीं है। तो यह जरूर ध्यान रखिए। 125 में इनके वेतन भत्ते हैं, 127 में तदर्थ न्यायाधीश है। इसके अलावा एक कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका उल्लेख भी जो है वो 126 में किया गया है। कार्यवाहक ये जरूर ध्यान रखना, सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 126 में है। तदर्थ न्यायाधीशों का अनुच्छेद 127 में वर्णन मिलता है। निश्चित तौर से बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। किस आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग सर्वप्रथम मूल रूप से पहले बार इसे 1999 के आम चुनाव में प्रारंभ किया गया था। और हाल ही में तो आप देख रहे हैं कि अभी जो भी चुनाव होते हैं वो ईवीएम के माध्यम से ही होते हैं। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें सरपंच के चुनाव भी पहली बार ईवीएम के द्वारा राजस्थान में करवाए गए थे। ईवीएम के साथ आजकल जो है वो जो केंद्रीय चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है उसमें वीवीपैट
का भी उपयोग किया जाता है। ये एक ईवीएम के साथ लगा हुआ डब्बा होता है जिसमें हम जिसको वोट देते हैं उसका चुनाव चिन्ह और उसका नाम अंकित होता है, जिससे मैच हो जाता है कि भाई आपने वास्तव में किसको जो है वो वोट दिया है। वीवीपैट इस बात की जो है वो तस्दीक करता है। ये जो है वो वीवीपैट बहुत ही शानदार तकनीक है जो भारत के चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए जो है वो चुनाव आयोग द्वारा प्रारंभ की गई है। इस वीवीपैट का प्रयोग करके सर्वप्रथम जो चुनाव है वो गुजरात में करवाए गए थे। गुजरात में इनका सर्वप्रथम चुनाव के द्वारा इनमें जो है वो इनका इस्तेमाल किया गया था। और वर्तमान में जितने भी चुनाव होते हैं भारत में जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, उनमें वीवीपैट का प्रयोग निश्चित तौर पर किया जाता है। आगे चलते हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने या निकालने की शक्ति प्राप्त है। बेहतरीन प्रश्न है क्योंकि हाल ही में संविधान में संशोधन करके इस प्रश्न को जो है वो लागू किया गया है। यह प्रश्न जब पूछा गया था इसका उत्तर दूसरा था। आज मैं जब इसका उत्तर लेके आया हूं तो इसका उत्तर दूसरा है। वर्तमान में ये जो अधिकार प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर सकता है, राष्ट्रपति ही किसी जाति को एससी में शामिल कर सकता है और राष्ट्रपति ही किसी जाति को जो है वो एसटी में शामिल कर सकता है। ऐसा अधिकार अब केवल राष्ट्रपति को है क्योंकि जो नया संविधान संशोधन किया गया है उसके अनुसार यह अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया है। अब किसी जाति को अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग में शामिल करना या अनुसूचित जनजाति में शामिल करना राज्यों के हाथ में नहीं है। राज्य रिकमेंड कर सकते हैं, राज्यपाल सिफारिश कर सकता है, लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। आपने पीछे देखा होगा कि यूपी के जो मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने की जो है वो सिफारिश खुद ही लागू कर दिया था उन्होंने, बाद में उन्हें जो है वो उसको समाप्त करना पड़ा। जो लोग जो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति के हाथ में है, आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक राष्ट्रपति अधिसूचना जारी नहीं करते तब तक किसी व्यक्ति को जो है किसी जाति को एसटी, एससी या ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए इस बार नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया है मैंने, पंचायती राज नहीं किया है। देखिए दोनों अलग अलग हैं, पंचायती राज और नगर पालिका। अब नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है और नगर पालिकाओं का जो अनुच्छेद जो उनकी योग्यताओं के लिए है वो है अनुच्छेद 243F या 243V। अंग्रेजी में दिया तो वी है, बड़ोड़ो वी, बड़ा वी। और यदि अपन बात करें हिंदी में आ जाए तो फे फल वाला या वी वैन वाला जो है वो अनुच्छेद होगा। ये वी और फे वाला चक्कर है। योग्यताओं में केवल योग्यता इतनी है कि जो योग्य जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ अयोग्यताओं का वर्णन है, योग्यता नहीं है, ये अयोग्यताएं हैं कि कौन सी ये जो चीजें नहीं होनी चाहिए जिनसे उसे जो है वो योग्य नहीं माना जाता। वैसे नॉर्मली 21 साल की आयु होती है। नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नगर पालिकाओं में वही नियम लागू होते हैं जो लगभग पंचायती राज में लागू होते हैं। उम्र ध्यान रखना 21 वर्ष होती है और कहाँ है? अनुच्छेद 243F में है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और उप स्पीकर यानी वाइस स्पीकर के पद पर रहा है? अध्यक्ष, प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? देखिए सारे कभी ना कभी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन तीनों पदों पर कौन रहे हैं उसकी बात करें तो पूनमचंद जी बिश्नोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान विधानसभा में इन तीनों पदों पर रहे हैं। वो अध्यक्ष भी रहे हैं, वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो जो है वो प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बातों का ध्यान रखते हुए लिख देता हूं। वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपको पता होगा कौन है? सीपी जोशी साहब। सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। अगर मैं बात करूं वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर,
प्रोटेम अध्यक्ष लालचंद कटारिया थे, सॉरी गुलाबचंद कटारिया, लालचंद नाम आ गया, गुलाबचंद कटारिया, गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया साहब जो थे वो वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। साथ में हमारे सरदार सर के दिवंगत विधायक पंडित श्री भंवरलाल शर्मा भी जो है वो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की, जो 3 प्रोटेम स्पीकर थे उनमें दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा भी शामिल थे। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूं, सरदार शहर से, तो वो भी जो है वो प्रोटेम स्पीकर के पद पर थे इस विधानसभा में गुलाबचंद जी कटारिया के साथ। आगे चलते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किस देश से हुई थी? जनहित याचिका, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये तो हो गया अंग्रेजी PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में हो गया जनहित याचिका। भारत में यदि मैं बात करूं कि जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी, तो वो शुरू किया था न्यायाधीश PN भगवती ने। PN भगवती भारत में PIL को प्रारंभ करने वाले। अब दूसरी बात आती है कि PIL होती क्या है। PIL क्या होती है कि सभी लोग अपने जो है अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग अपने अधिकारों को जानते हैं। फिर जब वो किसी चीज के लिए अपने अधिकारों की मांग करते हैं PIL के थ्रू, तो वो उन पर नहीं, पूरी जनता पर वो चीज लागू होती है, उसे PIL कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भारत में प्रत्येक अब नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपने घर पर भारत का झंडा लगा सकता है, नियमों का पालन करते हुए वो भारत का झंडा लगा सकता है। इस PIL लगने से पहले, नवीन जिंदल की PIL लगने से पहले, भारत में कोई व्यक्ति अपने घरों पर, अगर कोई वो जो है वो संस्था नहीं है, तो उस संस्था के अलावा कोई व्यक्ति अपने घर पर नियमों के अनुसार भी ध्वज नहीं फहरा सकता था। लेकिन PIL डालकर नवीन जिंदल ने पूछा कि भाई हम क्यों ध्वज नहीं लगा सकते, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई सबको अधिकार है, नियमों का पालन करते हुए आप ध्वज को अपने घरों में फहरा सकते हैं। तो PIL का मतलब वह आदेश जो सब पर लागू होता है, और इसकी शुरुआत भारत में PN भगवती ने की थी। लेकिन प्रश्न यह है कि ये किस देश से हुई थी, तो ये हुई थी USA से, यानी अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो है वो PIL या जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। और इसको कोई भी दायर कर सकता है, आम आदमी भी दायर कर सकता है। इवन जो है वो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे HL दत्तू साहब, जो मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने एक PIL दायर की थी, खुद ही उन्होंने सुनवाई की। और उन्होंने बाद में, आपने पता होगा कि अपन गाड़ियों पर काली फिल्म नहीं लगा सकते, गाड़ी पर जो है वो काली फिल्म नहीं लगा सकते, ये PIL के द्वारा ये एक निर्णय आया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। PIL शुरुआत अमेरिका से हुई, भारत में PN भगवती पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इसे शुरू किया था। अगला है, निम्न में से कौन सी समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? बेहद ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। देखिए, समितियां, संसदीय समितियां कई प्रकार की होती है। उनमें वित्तीय समितियां होती है, विभागीय समितियां होती है, नियम समितियां होती है, लेकिन उन सब में मिक्सअप सदस्य होते हैं। लेकिन कुछ समितियां ऐसी होती, एक समिति ऐसी होती है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं, और वो समिति है आंकलन या प्रांकलन समिति। यह एक वित्त समिति है, आंकलन या प्रांकलन समिति, जिसमें सारे के सारे सदस्य जो है वो 30 के 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, निश्चित तौर पर बढ़िया प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखें। इसके अलावा यह संयुक्त संसदीय समिति, जिसे JPC बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन, JPC, पीछे आपको ध्यान होगा कि PL पूनिया साहब को जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था JPC का। और उन्होंने किसकी जांच की थी? उन्होंने जो है वो एक कईयों की उन्होंने जो है वो बोलते हैं उसको, उसकी जांच की थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के लिए जो है वो JPC का गठन किया गया था। तो इस PC चाको उसके अध्यक्ष थे, जो जांच कर रही थी। किसका जांच कर रही थी? PC चाको की अध्यक्षता में जो है वो समिति जांच कर रही थी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की, वो JPC होती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया था PC चाको वाला। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन
निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श संबंधी अधिकार के बारे में सही नहीं है, यानी गलत है कि राष्ट्रपति परामर्श लेता है उच्चतम न्यायालय से, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सत्य सत्य ही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है, बिल्कुल सत्य है साहब। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है। 2 नंबर आते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। उच्चतम न्यायालय कोई भी परामर्श दे, उसको राष्ट्रपति माने या न माने, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। अगला, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। बिल्कुल असत्य बात है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पूर्व के मामलों पर भी परामर्श मांग सकते हैं। बिल्कुल सत्य है, परामर्श मांग सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर चाहे तो किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि ना राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है, ना उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। दोनों में किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसमें यदि आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि संविधान लागू होने से पूर्व का कोई मामला है और राष्ट्रपति जी उस पर कोई परामर्श मांगते हैं तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। प्रश्न को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना। संविधान लागू होने के बाद का कोई मामला है तो उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है, ना राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। लेकिन संविधान लागू होने से पूर्व का कोई मामला है और राष्ट्रपति कोई परामर्श मांग लेते हैं तो उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति माने या ना माने ये जरूरी नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर ये हो गया सी, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है। अगर मामला 26 जनवरी 1950 के पहले का है तब बाध्य है, लेकिन यहाँ वो कोई शर्त ही नहीं, इसलिए इसमें यही है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन है? तो एक ही है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आया हुआ है। सरल प्रश्नों की समस्या यह है कि सही करने से ज्यादा लाभ नहीं होता, लेकिन गलत देने से आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। इसलिए सरल प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आपको प्रश्न सरल लग रहा है फिर भी आप उसको 2 बार ढंग से पढ़ें। यदि आपने गलत कर दिया तो सरल प्रश्न आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। निश्चित तौर पर इसका जरूर ध्यान रखिए, सरल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, आगे चलते हैं। संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले को अप्रभावी कर दिया गया? अप्रभावी था, इसमें ये थोड़ा सा शब्द अप्रभावी कर दिया गया। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, लिखते समय छपा नहीं होगा, अप्रभावी कर दिया गया। कि कौन सा? 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार राज्य में कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकार अत्यंत जरूरी है। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि आप किसी प्रकार का संशोधन मौलिक अधिकारों में कर नहीं सकते। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 24वां संविधान संशोधन 1971 किया और उन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में जो निर्णय दिया, इसने उच्चतम न्यायालय ने उसको पलट दिया, उसको अप्रभावी कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं, यानी कि जो संसद है वो जनता द्वारा निर्वाचित है और वो निर्णय करेगी कि संविधान में संशोधन करना है या नहीं करना है। कोर्ट ये तय नहीं करेगा कि संविधान में संशोधन करना है कि नहीं करना है। हम जैसा चाहे वैसा संशोधन करें। और 24वें संविधान संशोधन का एक प्रश्न परीक्षा में यह भी आया था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया था? ये 24वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया था और राष्ट्रपति को यह आदेश दिया गया था, संसद से यह जो है वो प्रस्ताव पारित करवा लिया गया कि यदि संसद किसी संविधान संशोधन को पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर विटो नहीं करेगा, राष्ट्रपति उस पर अनिवार्यता जो है वो अनुमति प्रदान
करेगा। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा न केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल दिया गया, बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। आरएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न पूछा जाता है हमेशा अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो अस्थायी तो अपन सच्चिदानंद सिन्हा कर देते हैं, लेकिन प्रथम बैठक की अध्यक्षता में अपन राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष ने की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष हो गए। तो स्थायी तो कुछ होते नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हो गए। उसके अलावा ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ये सब चीजें हैं। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने दिया था? कंफ्यूजिंग प्रश्न है थोड़ा सा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, लेकिन प्रारूप दिया था BN राव ने। BN राव साहब ने जो है वो भारतीय संविधान का प्रारूप दिया था। इन्होंने भारतीय संविधान का ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के संविधान का प्रारूप भी इन्होंने ही दिया था। बहुत ही टैलेंटेड बंदे थे। ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं, BN राव, और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप दिया था। कई बार क्या होता है बच्चे प्रारूप समिति पढ़ लेते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं, फिर समझ में आता है अरे ये तो गलत हो गया, ये तो BN राव था, मुझे पता था। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। परीक्षा में जो टेबल होती है ना, परीक्षा के समय टेबल पर बैठने से आदमी का दिमाग चकरा जाता है, तो वहां थोड़ा सा जो व्यक्ति पेशेंस रखता है, थोड़ा सा एकदम अपने BP को कंट्रोल करता है और अपने जो है वो सोचने समझने की क्षमता के अनुसार आराम से पेपर करता है, निश्चित तौर से वो सफलता प्राप्त करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17वें प्रश्न की ओर। कौन से अधिनियम को मार्ले-मिंटो अधिनियम या मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? देखिए, मार्ले-मिंटो अधिनियम या मार्ले-मिंटो जो सुधार है वो कौन से अधिनियम को कहा जाता है? वो कहा जाता है 1909 के अधिनियम को। कारण लॉर्ड मार्ले उस समय भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत जो है वो गवर्नर जनरल थे भारत के, इसलिए इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसको मोंटफोर्ड कहा जाता है, मोंटफोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय लॉर्ड मोंटेस्क्यू भारत सचिव या भारत मंत्री थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए इसको मोंटफोर्ड कहा जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बाकी दो ही अधिनियमों के छोटे नाम है, परीक्षा में पूछे भी गए हैं, ध्यान रखना निश्चित तौर पर। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सदस्य थे सभी निर्वाचित? नो। सभी मनोनीत? ना। निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य थे। चक्कर क्या था? संविधान सभा में तय किया गया कि कुल सदस्य होंगे 389, कुल सदस्य 389, 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में यह तय किया गया कि कुछ सदस्य जो है वो रियासतों से चुने जाएंगे और कुछ सदस्य जो है वो राज्यों से निर्वाचित होंगे, अंग्रेजी भारत से निर्वाचित किए जाएंगे। तो टोटल जो सदस्य संख्या थी वो 389 होगी। 389 सदस्य जो है वो टोटल चुने जाएंगे। 389 सदस्यों में से 93 सदस्य जो है वो मनोनीत होने थे रियासतों से और बाकी जो सदस्य थे वो निर्वाचित होने थे अंग्रेजी भारत से। तो रियासतों से मैं लिख देता हूं, रियासतों से मनोनीत ये हो गए 93 और अंग्रेजी भारत से निर्वाचित, अंग्रेजी भारत से निर्वाचित ये हो गए 6 और 18 में से 9 गया 9 और 2, 296 सदस्य हो गए अंग्रेजी भारत से निर्वाचित। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को ही। लिख देता हूं संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बहुत बार पूछा जाता है।
9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे चलते हैं, तो ये ध्यान रखना निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है, यानी सत्य है? उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सो आना सत्य बात है, उनका कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है। अपन ने राज्यपाल के बारे में कई प्रश्न पढ़ रखे हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रपति तब चाहे जब राज्यपाल को उनके पद से हटा सकते हैं। अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह पद पर बना रहता है, बिल्कुल सत्य बात है। जब तक नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं करता तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, 100% असत्य बात है। उन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता, उन्हें राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर काम करते हैं। उसके आगे सत्य लिखा है, तो निश्चित तौर से नीचे वाला असत्य हो गया, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया से उन्हें हटाया नहीं जाता। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकता है। अगले में चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि पूरी सामूहिक रूप से संघीय मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये एक सहकारिता का नियम के रूप में काम करते हैं, एक सबके लिए और सब एक के लिए, निश्चित तौर से इसीलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में यदि बहुमत चला जाता है या एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी सरकार अपने पद से हट जाती है। इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उन्हें लोकसभा के समक्ष अपने जवाब प्रस्तुत करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। निम्न में से क्या मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? नहीं है बताना है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर बिल्कुल शामिल है। सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण वो भी शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास वो भी शामिल है। स्वच्छता बनाए रखना ये शामिल नहीं है। अब ये मैंने ये क्यों डाला है प्रश्न, ये आया था सेकंड ग्रेड में और मैंने खुद ने जो एग्जाम दिया था उसमें ये प्रश्न आया था और सारी पॉलिटी पढ़ी हुई थी, लेकिन ये प्रश्न मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं मौलिक कर्तव्य कभी पढ़ा ही नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। हालांकि परीक्षा में ऊपर वाले की दया से मैं पास हो गया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ऐसा आया और एक बहुत ज्यादा मुझे नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि सारे एक जैसे लग रहे हैं। इनमें आपको अगर पढ़े हुए नहीं होंगे तो उत्तर छांटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो स्वच्छता बनाए रखना जो है वो मौलिक कर्तव्य है नहीं, इसका कहीं मौलिक कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न पूछा था, उसमें मैंने नीति निर्देशक तत्वों में एक मौलिक कर्तव्य डाल रखा था, यह भी आया हुआ है प्रश्न, तो आपको ये ध्यान में होने चाहिए। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत है। देखो, इनमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, बिल्कुल सत्य है। थोड़ा सा बता देता हूं, अनुच्छेद 19(1) में टोटल 7 स्वतंत्रताओं का वर्णन था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक संपत्ति अर्जन की जो स्वतंत्रता थी उसको संविधान से हटा दिया गया, तो 6 बच गई। तो वर्तमान में 6 है, तो सत्य है। दूसरा, ये सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, ना 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 ना, ये असत्य है। ये सभी व्यक्तियों पर लागू नहीं होती, ये केवल भारतीयों पर लागू होती है। सभी व्यक्तियों पर यह स्वतंत्रता लागू नहीं होती है, तो असत्य ही पूछा था, वैसे तो यही है। आगे बात करें तो यह सत्य है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि संपत्ति अर्जन व धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधान से विलोपित कर दिया गया। संपत्ति के अर्जन, थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। संविधान के अर्जन व धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया। कौन से संशोधन? 44वें संविधान संशोधन। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता भी शामिल है, बिल्कुल व्यवसाय की स्वतंत्रता इसमें
शामिल है। तो ये इसमें कथन नंबर 2 गलत है। ये सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, ये केवल भारतीयों पर लागू होती है, भारत के नागरिकों पर लागू होती है, बाहर के नागरिकों पर यह लागू नहीं होती है। आगे चलते हैं 23वां प्रश्न, निम्नांकित में से क्या संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है? संविधान के क्या मूल ढांचे में शामिल नहीं है? सबसे पहले तो आपको देखना होगा ये मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा क्या है कि एक विवाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वर्सेज केरल सरकार। बाबूजी थे ये केरल के, मठ था इनका, बाबूजी का मठ था और मठ के नीचे बहुत सारी जमीन थी। अब भूमि अधिग्रहण बिल बना दिया गया और उस भूमि अधिग्रहण बिल में यह था कि भाई भूमि सुधार कर रहे हैं हम, और जिनके पास ज्यादा जमीन है उस जमीन को लेकर भूमिहीन किसानों को दी जाएगी। अब बाबूजी को तो मठ के नीचे घनी जमीन ही, तो बाबूजी की वो जमीन जब छीनी गई तो बाबूजी ने क्या किया कि अनुच्छेद 13 में जो लिखा गया था मौलिक अधिकारों के बारे में, उसको लेकर बाबूजी ने कोर्ट में केस डाल दिया। मैंने आपको 1967 में जो विवाद बताया था केस गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, वैसा ही कुछ विवाद था। गोलकनाथ बंधुओं की जमीन छीन ली थी, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, पर इंदिरा गांधी काम मानने थी, उसने 24वां संविधान संशोधन कर दिया। उसके बाद ये विवाद होता है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में एम सीकरी साहब भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उनके सामने मुकदमा गया। उन्होंने 1967 के उस मुकदमे को पढ़ा और बाद में इस पर निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि भाई संसद ही मौलिक अधिकार कर संविधान में संशोधन कर सकती है, पर संसद जो चाहे वो संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि संसद के जज से भी संशोधन कर दिया तो संसद अपने इच्छा अनुसार संशोधन नहीं कर सकती। संशोधन भी मूल ढांचे में जो होंगे उनमें संविधान संसद संशोधन नहीं करेगी। तो संसद को ये मूल ढांचा क्या है वो भी उच्चतम न्यायालय ने बताया। उच्चतम न्यायालय जानता था कि हम पर जो छोड़ देंगे मूल ढांचों की तो आपके हिसाब मूल ढांचे में के गालसी, इसलिए उन्होंने खुद बताया कि मूल ढांचे में क्या क्या है। तो प्रश्न वही तो कि मूल ढांचे में क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो संसद की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचे में है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये ध्यान रखना, संसद सर्वोच्च नहीं है। कानून का शासन, पंथ निरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों मूल ढांचे में शामिल थे। संसद की जगह अगर संविधान लिख देता तो उपयुक्त सभी में उत्तर कर देता कि भाई सभी मूल ढांचे में शामिल है। और ये प्रश्न आया था आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे चलते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण संविधान के कुछ मूल अधिकार से संबंधित है। देखिए कौन से मूल अधिकार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। देखिए ये अधिकार है समता का अधिकार। समता के अधिकार में कोई सोच नहीं सकता कि समता का अधिकार में आरक्षण हो सके, है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में जो है वो अनुच्छेद में आरक्षण का वर्णन किया गया है। एक्चुअल में क्या है, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अधिकार मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नीचे लिख दिया गया कि कमजोर वर्गों के लिए कुछ पदों का आरक्षण सरकार करेगी। बाद में उसमें कोर्ट में संशोधन हुआ, कोर्ट में केस लगा, तो कोर्ट ने कहा वह आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, यानी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, वह भी 50% सीमा ने हटा दी कि 50 चूज को नहीं थोड़ा ज्यादा देशिया। तो मोदी जी ने जो है वो अभी हाल ही में आपको ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया। जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन, अंग्रेजी तो मेरी यही है लेकिन फिर भी मैं थान बता दूं, तो EWS को आरक्षण दे दिया। तो उस आरक्षण के कारण वह सीमा 50% से पार चली गई। उच्चतम न्यायालय की तो बात की बेइज्जती हो गई, तो इसलिए संशोधन करके उसमें परिवर्तन करना पड़ा। बाकी प्रश्न वो है कि समता का अधिकार में ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। आगे चला 25वां आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। देखो इतनी देर असत्य पूछ रहा था, अब सत्य पूछ रहा है। देखो किसके बारे में ये पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये जिला आयोजना समिति होती है जिसको बोलते हैं डीपीसी के बारे में पूछ रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, ये डीपीसी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन हिंदी में जिला आयोजना समिति। हाल ही में प्रश्न आया था ये, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संविधान का 74वां संशोधन जिला आयोजन समिति के लिए प्रावधान करता है। और सच्ची बात है, पहले पोती सत्य आ गयो, आकी आप ही गलत है, लेकिन पढ़ लेते हैं। इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, लिख देता हूं, नहीं होता है जिला कलेक्टर। इसका कलेक्टर वही होता है जो राज्य सरकार जिसको नियुक्त करती है। राजस्थान में
जिला प्रमुख जो होता है वो इसका जिला प्रमुख जो है वो डीपीसी का अध्यक्ष होता है। तो कलेक्टर है तो बात ही को नहीं, ये प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। एकदम गलत तो है ही, देखो खाली लिखनो है। इसका जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होती, ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। नगर पालिका और जो पंचायती राज है उनके चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। तो ये निर्वाचित प्रत्यक्ष नहीं होती, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। जब अमेंडेड हो तो सही हो जाता। इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया। अभी असत्य है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के भाग 9A में है, 9 में नहीं है। तो 74वां संविधान संशोधन इसके लिए प्रावधान करता है, यह सत्य है। मैं इसको राइट का चिन्ह लगा देता हूं। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ ही अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, ये जो पीडीएफ मैंने इसमें लिखा है ये पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।